पछतावा। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक दिल छू लेने वाली कहानी लेकर फिर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है पछतावा। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। मित्रों, यह कहानी है एक महानगर के एक परिवार की, जिसमें एक दंपति रहते हैं जिनका नाम वैशाली एवं रुद्र है। इनके विवाह को लगभग 14 महीने गुजर चुके हैं, परंतु अभी इनकी कोई संतान नहीं है। वैशाली ने बताया कि मेरे पति एक महानगर में अच्छी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से ही हमें एक अच्छा फ्लैट भी मिला हुआ है। मेरे पति ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपने पति की एक आदत को बदलना चाहूँगी। इनमें ईगो थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है। अपने से छोटे लोगों से वे कभी कभी अच्छे से बात नहीं करते हैं। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी इस बात के लिए टोका ही नहीं। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन मेरे पति रुद्र के इसी स्वभाव के कारण उसने हमारे घर में काम करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि कोई भी काम वाला मेरे घर में काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। मेरे पति रुद्र का ये कहना था कि अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो कोई आजकल ठीक से काम नहीं करता है। शायद यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस में काम पूरा करवाने के लिए बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण उनके व्यवहार में यह कठोरता आ गया है। अब फिर से मैंने नए काम करने वाले की तलाश प्रारंभ कर दी। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों के बाद ही मेरे घर पर ही एक शख्स आए। उन्होंने अपना नाम संजीव बताया था। उनकी उम्र लगभग 60 साल की रही होगी। उन्होंने बताया कि उन्हें कहीं से पता चला है कि यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। मैंने पूछा, किसने बताया है आपको? वे बोले कि मुझे उनका नाम तो याद नहीं है मैडम। मैंने कहा कि मुझे एक खाना बनाने वाले की आवश्यकता है, तो क्या आप खाना बना लेते हैं? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वे किसी की पहचान से नहीं आए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को उन्हें अपने पति से मिलवा देती हूँ। शाम को जब मेरे पति घर आए तब मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। मेरे पति ने पूछा कि क्या तुम उन्हें जानती हो? मैंने कहा कि नहीं। मेरे पति रुद्र संजीव से मिले और पूछा कि पहले भी काम किया है कहीं? वो बोले, हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते रुद्र ने भी यही सवाल पूछा कि क्या आप खाना बना लेते हो? तो यह सुनकर वे पहले थोड़ा घबराए हुए थे, फिर कहा, साहब बना लूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा, और कहा कि साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज़ रोज़ का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। इन सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बनाकर दिखाओ, पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वे कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ साहब। मुझे उन्होंने उन पर ध्यान रखने को कहा। संजीव खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव है। खाना बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था
कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया है, लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब न बने। इससे अच्छा बना सको तो और अच्छा है। इतना सुनकर उनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी। अगली सुबह से वे घर आने लगे। वे ज़्यादा बातें नहीं करते थे, बहुत ही कम बोलते थे। वे सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि नज़र रखना और अपना ध्यान रखना। मैंने कहा कि उन्हें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है, परंतु रुद्र ने कहा कि देखने से पता नहीं चलता। तुम कुछ दिन में इनकी जानकारी निकलवा लेना। मुझे भी रुद्र की बात सही लगी, क्योंकि संजीव ऐसे ही अचानक से मेरे घर पर आ गए थे और कहा था कि किसी से पता चला है कि उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख तो लिया, पर मैंने उनका पहचान पत्र मंगवाया था। 1 से 2 दिन में ही उन्होंने लाकर अपना पहचान पत्र मुझे दे दिया था। मुझे लगा कि ठीक ही है। करीब 1 सप्ताह काम करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन कहा, मैडम, थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय के मैंने भी अपने पति की ही तरह सोचा। उनसे कहा कि नहीं, अभी नहीं मिल पाएगा। आप तो पहले ही उन्होंने सारी बात बता दी थी और मैं साहब से पूछ कर बताऊंगी। ऐसा कहकर मैंने उनकी बात टाल दी। अगले दिन रुद्र कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर शाम को खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने संजीव से कहा कि कल मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, तो उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। उन्होंने कहा, ठीक है साहब। शाम उनके दोस्त, उनकी फैमिली भी घर आ गए। तीनों दोस्तों के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में 5 से 6 प्रकार के पकवान बनाए गए थे। सबने खाना बड़े चाव से खाया और तारीफ भी की। खाने के बाद हम सब बैठे बातें कर रहे थे कि तभी संजीव अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उनके एक दोस्त का मोबाइल कहीं खो गया। ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। मोबाइल काफ़ी महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के ज़रूरी नंबर और मेल भी थे, इसलिए वे काफ़ी परेशान हो रहे थे। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा, लेकिन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ढूंढ ही रहे थे कि तभी संजीव किचन से आए और कहने लगे, मैडम, मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा झोला भी था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि वहीं रुको, जो मोबाइल तुमने चुराया है उसे वापस देकर जाओ। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब, आप क्या बोल रहे हैं, चोरी? यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा सकता। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, फिर तलाशी दे दो और चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी ही नहीं की तो तलाशी क्यों दूं? मेरे पति बोले कि जब चोरी नहीं की है तो तलाशी से डर क्यों रहे हो? इतना कहकर वे उनके पास गए और उनके हाथ में जो झोला था उसे लेने लगे। संजीव ने अपना झोला पकड़ा और कहा कि साहब, छोड़ दीजिए इसे, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि एक तो चोरी करता है, ऊपर से आंखें भी दिखाता है, छोड़ अपना झोला। उन्होंने उसका झोला छीना और उसकी तलाशी लेने लगे। उसमें मोबाइल तो था नहीं, परंतु खाना अवश्य था। मेरे पति बोले
कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे? संजीव की आंखों से अब आंसू आने लगे। वे बोले कि मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। मैडम ने कहा था कि मैं खाना खाकर जाऊं, तो यह मेरे हिस्से का खाना है, मेरे पोते के लिए। बहुत दिन हो गए उसने अच्छा खाना नहीं खाया है साहब। यदि मेरा बेटा जीवित होता तो शायद मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा 5 साल पहले ही इस दुनिया को से चला गया। यह मेरा इकलौता बेटा था। घर में अब सिर्फ मैं ही हूँ। उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल रहा हूँ साहब। खाने के लिए इतना अच्छा बना था तो मैंने सोचा कि मेरे हिस्से का भोजन अपने पोते को ही खिला दूँगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आती बस वही देखना चाहता था मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वे फपक फपक कर रो पड़े और बिना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। वे इतना सब कुछ झेल रहे थे, इसका हमें पता भी नहीं चला। और आज की दुनिया ऐसी ही हो गई है। कुछ बुरा होने का हमें इतना डर है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इससे इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उनके दोस्त का बच्चा बोला कि उसने मोबाइल नीचे गिर गया था और बंद हो गया था। पापा आप डांटते, इसलिए उसने मोबाइल को सोफे के नीचे छिपा दिया था। उनके दोस्त को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार रुद्र की आंखों में पछतावा दिखाई दिया था। रात भर रुद्र ठीक से सो नहीं पाए। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि उन्हें बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता चला था कि संजीव फिर नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि संजीव मेरे सामने खड़े थे और वे चुपचाप अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने उनसे बोला कि मैंने सोचा कि शायद आप नहीं आओगे। वे बोले कि मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। रुद्र ने उन्हें देखा तो जैसे उसको कुछ शांति मिली। उन्होंने 15,000 रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए और कहा कि कल रात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पैसे लेने से संजीव ने मना कर दिया तो रुद्र बोले कि यह एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था संजीव को। थोड़ा सा कोई प्यार दे, प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे। अच्छा लगा मुझे भी यह सब। मेरे पति का यह बदला हुआ रूप देखकर। कठोर तो ऊपर से ही उन्हें बनना पड़ता है, अंदर उनके भी एक नरम दिल का इंसान ही है। तो मित्रों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला और उत्साहवर्धन करते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम लूं, तो कमेंट्स में अपना एवं जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बाय बाय। धन्यवाद मित्रों।